अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमकेट, ईकेट और बीकेट में इंग्लिश के सवालात किस तरह पूछे जाते हैं आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ एमसीक्यूज आस्क इन एमकेट, ईकेट, बीकेट एप्टीट्यूड एग्जाम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के सवालात जो है वो एमकेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ईकेट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, बीकेट बिजनेस कॉलेज एडमिशन टेस्ट, इनके अंदर जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाते हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे इस लेक्चर में हम मेजॉरिटी जो सवालात है ना जो इंग्लिश के पूछे जाते हैं उन वेराइटीज को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी मुमकिन है कि कुछ अलग अंदाज के सवालात किसी न किसी ईयर में पूछे गए हों, लेकिन ज़्यादातर ईयर में जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं हम जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिनोनिम। याद रहे आपको कोई भी एक वोकेबलरी का वर्ड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सेलेक्ट द राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। कोई एक वर्ड होगा और उसमें कहा जाएगा कि उसका सही सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, यानी आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपके सामने जो होंगे वो चार ऑप्शन होंगे, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे और आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो उसी वर्ड के सिनोनिम हो, यानी उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसका मीनिंग जो है वो क्वेश्चन वाले वर्ड के मीनिंग के सिमिलर हो। जैसे यहां एग्जाम्पल में कहा गया है एग्रीगेट, यहां कहा गया है एग्रीगेट। अब हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है, सम, मेक गुड, वर्ड्स, टू एडवाइस। अब इसमें से जो है इन चारों में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका मीनिंग जो है वो सिमिलर हो, किसके? एग्रीगेट के। एग्रीगेट के सिमिलर उसका मीनिंग हो, हमें वो ऑप्शन क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। शर्त है कि सवाल में लिखा हुआ हो कि सेलेक्ट द राइट सिनोनिम, आप सही सिनोनिम को जो है वो सेलेक्ट करें। तो इसमें से जिसका मीनिंग सेम होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? सम। एग्रीगेट और सम दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है? सिमिलर है। बाकी जो मेक गुड, वर्ड्स, एडवाइस, इन तमाम के अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग जो है वो एग्रीगेट के सिमिलर नहीं है। तो आपको सिनोनिम में कहा जाता है सेम मीनिंग वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आपको क्या करने होते हैं? सेलेक्ट करने होते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब बी सिमिलर है सम, और यहां हमारे पास आ गया सम। इसी तरीके से आपके पास कभी कभार कहा जाता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब है कि जो वर्ड आपको दिया जाएगा ना उसका अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। जो वर्ड आपको दिया जाएगा उसका आपने क्या करना होता है? अपोजिट वर्ड जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ आपके पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है डिजर्व। अब हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शन में गौर से सुनिएगा, चार ऑप्शन में हमें जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो डिजर्व के ऑलमोस्ट अपोजिट है, डिजर्व के ऑलमोस्ट अपोजिट है। अब हमारे पास फॉरफीट, वर्दी ऑफ, प्रेज, एडमायर्ड, ये आपके पास जो है वो चार वर्ड हैं और इन चारों वर्ड्स में आपने जो है वो सेलेक्ट करना है कि डिजर्व के अपोजिट, डिजर्व के अपोजिट किसका मीनिंग है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है फॉरफीट। फॉरफीट जो है वो डिजर्व का मीनिंग जो है, फॉरफीट का मीनिंग जो है वो डिजर्व के मीनिंग के क्या है? ऑलमोस्ट अपोजिट है। तो यहां आपको समझाने का मकसद ये है कि देखें भाई, सिनोनिम की अगर हम बात करें इसका टोटल ताल्लुक जो है वो आपकी सेल्फ स्टडी से। कोई अच्छी सी बुक लो, इसमें आप बहुत सारे सिनोनिम की क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। एंटोनिम्स की भी अगर बात की जाए तो इसका ताल्लुक भी किससे हो जाएगा? सेल्फ स्टडी से होगा। टीचर अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करे तो टीचर कोई कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ हो तो वो समझा सकता है। ज़्यादातर एप्टीट्यूड की क्लासेस में टीचर जो है वो दाखिल होते हैं और आपको हैंडआउट्स पे हैंडआउट्स जो है वो दिए जाते हैं कि बेटा ये सिनोनिम की तैयारी कर लेना, ये एंटोनिम की तैयारी कर लेना, और टीचर का इस टॉपिक में कोई रोल नहीं होता। सिंपल उस क्लास में नींद सी आ रही होती है। और ये दोनों टॉपिक्स यानी ये दो एमसीक्यू अगर आप ये सही करना चाहते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले, तो आपने सेल्फ स्टडी करनी होगी। इंग्लिश की कोई अच्छी सी बुक जो है वो आपने मार्केट में तलाश करनी होगी या पीडीएफ में आपने नेट से सर्च करनी होगी और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम और एंटोनिम्स होंगे, उसकी आपके सेल्फ स्टडी करनी है। इसी तरीके से एनालॉजीज जो है वो इंग्लिश के पेपर में पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पर पेन और पेपर,
पेन और पेपर देकर आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, नाइफ ब्रेड, एक्सेल व्हील, डेविल एंजल, टेल, काइट। अब ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए। अब देखो एनालॉजीज में आपको क्या करना होता है, सेम रिलेशन जो है वो आपने क्या करना होता है, तलाश करना होता है। एनालॉजीज की अगर हम बात करते हैं, सेम रिलेशन जो है वो आपने तलाश करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें, पेन और पेपर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, पेन और पेपर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वो रिलेशन आपने पहचान कर इन चारों ऑप्शन से सिमिलर रिलेशन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पेन और पेपर के दरमियान जो रिलेशन है वो ये होता है कि पेपर पर पेन का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर पर पेन की मदद से लिखा जाता है, यानी पेन का इस्तेमाल जो है, पेन का इस्तेमाल जो है वो पेपर पर होता है। अब हमें देखना है कि किस चीज का इस्तेमाल किस पर होता है। अब देखो एक्सेल का इस्तेमाल व्हील पर होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डेविल और एंजल एक दूसरे के अपोजिट है। टेल और काइट, काइट की टेल जो है वो काइट का पार्ट है, तो ऐसा कोई नहीं है। नाइफ का इस्तेमाल जो होता है वो ब्रेड पर होता है। ब्रेड को अगर हमें कट करना है, ब्रेड को हमें अगर कट करना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, नाइफ का इस्तेमाल करके हम ब्रेड को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नाइफ इज टू ब्रेड। पेन इज टू पेपर का करेक्ट रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइफ इज टू ब्रेड। फिर इसी तरीके से जो चौथा सवाल है वो इंग्लिश ग्रामर है। अब देखो इंग्लिश ग्रामर एक पूरी एक लंबी दुनिया है, और इंग्लिश ग्रामर जो है वो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर तमाम टेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। आपने जितने भी सीखे हैं तमाम टेंसेस के रूल्स जो आपने रिवाइज करने हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आप रूल्स जो सीखते हो वो रूल्स भी आपने क्या करने होते हैं, अच्छे से रिवाइज करने होते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेस होते हैं उनके भी तमाम रूल्स जो है वो आपने क्या करने होते हैं, रिवाइज करके रखने होते हैं। इनसे रिलेटेड जो है वो आपके पास सवाल आता है। तो यहाँ आपके पास देखो सवाल का अंदाज क्या होगा, टेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। अब टेंसेस जितने भी हैं आपने रिवाइज करने हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल है वो रिवाइज करने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपने रिवाइज करने हैं। अब उसका सवाल क्या होगा, वन ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश विच इज दैट मार्क इन द आंसर शीट। अब आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए होंगे और 4 जो है वो ऑप्शन जो है वो मार्क किए हुए होंगे, और उसमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से कोई एक अंडरलाइन ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। एक जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब देखो कह रहा है, ही इज वर्किंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स, ही इज वर्किंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि ग्रामर के लिहाज से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ग्रामर के लिहाज से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, हमें वो क्या करना होता है, सेलेक्ट करना है। अब वो ग्रामर से रिलेटेड टेंसेस भी हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड भी हो सकता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड भी कोई हो सकता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट जो हमें रॉन्ग ऑप्शन यानी हमें जो नॉट एक्सेप्टेबल सेलेक्ट करना है, तो ये आंसर है, ही हैज़ बीन वर्किंग होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ही इज वर्किंग, तो कंटिन्यूस नहीं है। लास्ट 4 आवर्स जो है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो टेंसेस की जब आप रूल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ही इज वर्किंग इज नॉट सुटेबल, क्योंकि ये लास्ट 4 आवर्स से काम कर रहा है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स, तो ये हमारे पास जो है हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, आंसर शीट में हमने लिख दिया ए। इसी तरीके से एक और, अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स आर इन द कार। हमें यहां कहा जा रहा है अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स आर इन द कार। अब देखो आ बॉक्स, बॉक्स क्या है, एक है। ऑफ एप्पल्स मानते हैं इसमें बहुत सारे एप्पल है, लेकिन बॉक्स तो एक है ना। फिर आगे कह रहा है आर, आर तो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो बॉक्स तो क्या है, बॉक्स हमारे पास एक ही है, तो क्या होगा, अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स इज इन द कार। तो यहां हमारे पास जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल, वो क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल जो है वो आर है। तो हमें क्या करना होगा, इसको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो यानी इन शॉर्ट आपके पास इस टाइप का सेंटेंस आ जाएगा, और इसमें आपको ग्रामर से लिहाज से पूछा जाएगा कि कौन सा जो डैश अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो करेक्ट है, या कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, या आपके पास जो है वो ऑप्शन इतने सारे दिए जाएंगे कि करेक्ट सेलेक्ट द राइट ऑप्शन।
चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि कोई एक सेलेक्ट करो जो ऑप्शन ग्रामर के लिहाज से जो है वो करेक्ट हो। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें ग्रामर का कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक लिखी हुई होगी, एक सही होगा, वो हमें सेलेक्ट करना होगा। या इसी तरीके से जो होंगे वो 3 सही ऑप्शन होंगे और एक ग्रामर के लिहाज से जो रॉन्ग होगा वो इस टाइप का भी दे दिया जाता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ एक पूरी लंबी दुनिया है, आपने ग्रामर के रूल्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो प्रीपोजिशन जो है वो उसमें कहा जाता है यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस के हिसाब से आपने जो है वो सही प्रीपोजिशन जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स लुक डैश द पेशेंट, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अब यहां लिखा हुआ इनटू, आफ्टर, एट और फॉर। तो यहां हमारे पास लुक आफ्टर, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट की देखभाल करते हैं। तो यहां सुटेबल प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, लुक आफ्टर। तो आपने क्या करना होता है, प्रीपोजिशन की आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी होती है और फ्रेजल जो होते हैं वो वर्ब्स जो होते हैं उनकी तैयारी करनी है, ईडियम्स जो होते हैं उनकी तैयारी करनी होती है और सुटेबल आपके पास जो डैश दिया होता है उसमें आपने फिट करना होता है कि कौन सा सुटेबल वर्ड है। इसी तरीके से यूज ऑफ करेक्ट आर्टिकल्स में आपके पास जो जो चीजें आ जाती हैं आपने सुटेबल आर्टिकल्स का क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है डैश रिवॉल्व्स राउंड द सन, अब इसमें लिखा हुआ द अर्थ नन ऑफ दिस। तो हमें एक ऑप्शन यहाँ जो है वो क्या करना है, करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, इस सवाल के लिए आपने प्रीपोजिशन के रूल्स जो है, प्रीपोजिशन जो है वो आपने एज मैक्सिमम एज पॉसिबल उसकी तैयारी करनी होगी। और आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं कि किसके आगे दा लगता है, कब आ लगता है, कब एन लगता है, ये सारे रूल्स आपने क्या करने होंगे, सीखने होंगे। और ये भी याद रखना कि यूट्यूब पर बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल हैं। आप आर्टिकल्स के रूल लिखें, आपको दुनिया भर के लेक्चर मिल जाएंगे। प्रीपोजिशन के रूल्स अगर आप सेलेक्ट करें तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें आपको किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसी तरीके से कभी कभार सवाल आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको हमें सूटेबल तौर पर क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। यानी वो एक कॉमन सा सेंटेंस होता है और हमें कंप्लीट करना होता है। आइडियाज आर मोर पावरफुल देन डैश वेपन्स। आइडियाज जो होते हैं यहां कहा जा रहा है पावरफुल देन डैश वेपन्स। अब लीथल वेपन, मिलिट्री वेपन, एटॉमिक वेपन, लीगल वेपन। अब ये कॉमन सा एक सेंटेंस होगा और वो सुटेबल वर्ड जो होगा आपने यहाँ फिट करना होगा। तो यहाँ लीथल वेपन, आइडियाज आर मोर पावरफुल देन लीथल वेपन। नुकसान पहुंचाने वाले वेपन्स के मुकाबले में आइडियाज जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ आपके पास कभी कभार ऐसे सेंटेंस दिया जाता है, उसको हमें मुकम्मल करना होता है, कॉमन सा सेंटेंस होता है। और कभी कभार चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 3-4 MCQ दिए जाते हैं। उस पर एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को हमें अच्छे से रीड करना होता है, उसे समझना होता है और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, उसी पैसेज से रिलेटेड हमारे पास जो है वो 2-3 MCQ दिए हुए होते हैं और हमें उन्हीं MCQ के क्या करने होते हैं, जवाबात देने होते हैं। तो ये ज़्यादातर सवालात वो हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये कॉमन क्वेश्चन है। हो सकता है कि किसी ईयर में इससे हटकर कोई एक आध वेराइटी, जैसे पंक्चुएशन का सवाल होता है जिसमें कहाँ कोमा आना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, इस टाइप का सवाल भी होता है। लेकिन आज की वीडियो में जो हमने सवाल डिस्कस किए ज़्यादातर पास पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप जल्द से जल्द अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो इंग्लिश के हवाले से जो है कोई भी अच्छी बुक लेकर आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचा देना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।